हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं जनाब असद कारी साहब, जो कि एंकर भी हैं और माशाल्लाह अच्छी नज़र रखते हैं जो सियासी हालात होते हैं अपने मुल्क में। उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी असद भाई, मैं वैसे तो ये क्लिप जो है पहले भी चला चुका हूँ, लेकिन आपको मैं ये क्लिप सुनाता हूँ कि क्या कुछ होता रहा है। एक तो क्लिप बहुत ही वायरल हुआ है रियाज खान साहब का, ज़रा सुनिए। बीबुल्ला अर्ज कर रहे हैं चिम्मा तो राय साहब। हाँ जी बीबुल्ला की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब तस्वीरां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। क्यों? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। और नहीं भाई साडा काम ही कोई नहीं सी ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਅੱਗੇ। वैसे बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं राजा रियाज साहब माशाल्लाह, और उसको भी दाद देनी पड़ेगी जिसने मतलब कि ऑन द स्पॉट इनको कर दिया। ये कहते हैं जी हमारे काम नहीं हो रहे थे। काम तो फैसलाबाद में बहुत किए हैं पीटीआई ने, आप भी जानते हैं क्योंकि आप लाहौर में हैं और फैसलाबाद भी यकीनन आप जाते रहते हैं। इनके अपने जो काम है वो नहीं हो रहे थे। लेकिन ये क्या रिवाज है कस्में उठाना और ये वो, ये राजा रियाज साहब ने तो ये एडमिट कर दिया कि पैसे नहीं लिए, लेकिन टिकट जो है वो उसकी प्रॉमिस जो है वो हुई है। तो टिकट भी जब पार्टियों से लिए जाते हैं तो ये एमएनए जो बनते हैं करोड़ों रुपए जो है वो देते हैं, तो वो भी एक किस्म की रिश्वत ही हुई ना। लेकिन ये कस्बों का रिवाज जो है, एक और एमएनए है उनके जरा सुनिएगा। मेरा नाम आमिर तलाल गुपांग है। मैं हल्का एनए 186 जिला मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरे ये हाथ में सूरह यासीन है और मैं इस पे हाथ रखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये जो हमारे वज़रा अरस्तु सारा दिन टीवी चैनल्स पे आके लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह ताला इनसे जरूर पूछेगा। मैं इंशाअल्लाह ताला तहरीक एतमाद के सिलसिले में जो फैसला भी करूंगा अपने ज़मीर और अपने अवाम की राय को मद्देनजर रख कर करूंगा। जी, ये भी कहते हैं जी मैं अपनी ज़मीर को सामने रखकर जो भी फैसला होगा वो करूँगा। कस्में जो हैं वो तो आपको याद होगा कि मिर्ज़ा साहब भी बड़ी-बड़ी खाते रहे हैं। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब याद तो होगा आपको असद भाई। अच्छा, बिलावल ज़रदारी जो है उन्होंने एक बड़ा अजीब बयान दिया है और वो ये उन्होंने इस बयान में जो कहा है मुझे तो हैरत होती है। उन्होंने कहा है कि मैं देखूँगा कि आपका ओआईसी जो है वो कैसे होता है इजलास। यानी कि ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते। मैंने पहले भी जो मेरे दोस्त थे पहले जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया उनसे भी मैंने यही सवाल किया था। ज़रा सुनिएगा, लहज़ा ज़रा देखिएगा। असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे है। जी, और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कैसे कॉन्फ्रेंस होता है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बारहा बहुत सारे जलसे जुलूसों में भी कह चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग जो है वो इन पार्टीज को दी जा रही है। हमारे कॉलीग हैं, आप भी जानते हैं उनको अच्छी तरह, समी इब्राहिम साहब, उन्होंने इंकशाफ किया कुछ दिन पहले। हमें जराए बता रहे हैं आया है इस अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए वो 50 अरब रुपए से उसकी पहली किस्त ज्यादा है। 50 अरब रुपए से ज्यादा है उसकी जो अमाउंट है। और जो मैसेज है वो ये है कि पैसा जितना मर्जी खर्च करें, वसाइल जितने चाहें इस्तेमाल कर लें, आपको हर चीज की पेमेंट होगी, पेमेंट इन एडवांस होगी। इमरान खान से हमारी जान छुड़वा दी। और फिर कुछ हमारे पास तफसीलात आई हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को भी पैसे मिले हैं। एक बड़े मारूफ दीनी स्कॉलर हैं, मजहब बेचते हैं, मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। 2 अरब रुपए तो उन्हें दिए जा चुके। जी, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन यकीनन आप उनके नाम तक पहुंच गए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी एमएनए हैं जिनको अप्रोच किया गया
लेकिन उन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। वो कहते हैं जी कि ज़मीर फ़रोशी जो है वो नस्लें बर्बाद कर देती है। ये ज़रा सुनिएगा, ये है नुसरत वहाद साहब। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से, 16-16 करोड़ की थी। मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है। जी, हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, नस्लें बर्बाद कर देती है। असद भाई क्या कहेंगे आप इस सब पर? आप क्या समझते हैं कि ये अदम एतमाद जो है इमरान खान साहब के खिलाफ होगी कामयाब, या वो सुर्ख रूह होंगे? देखिए सर, मैं एक बात कहूँ आपको कि ये इंसान जो बोता है वही काटता है। खान साहब को मौका मिला था और हम लोग मुसलसल इस पे प्रोग्राम भी कर रहे थे कि ये गंदा मकरू पार्लिमानी निज़ाम हर वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचा रहा है, सिवाय चंद लोगों के। और ये वही माफिया का हिस्सा है, इलेक्टिबल्स, जो बार बार इख्तिदार में रहे हैं, जिनके मुतल्लिक मैं आपको याद कराता हूँ, कायदे आज़म ने भी कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। वो खोटे सिक्के हमारे जड़ों में बैठे हुए हैं। इनको जब ताजे बरतानिया यहाँ से गया, वो अपने पालतू कुत्ते यहाँ छोड़ के गया था और वो इनको जमीनें जागीरें अलॉट करके गया था, जिनको इस मुल्क से कोई कंसर्न नहीं है। उनको अपनी सियासत से, अपनी जायदाद से, अपने बच्चों से गरज है। उनको इस मुल्क से, इस कौम से कोई सरोकार नहीं है। तो आज ये इलेक्टिबल वही लोग हैं जो पिछली पार्टियों में रहे हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी में, उसके बाद नून लीग में और फिर पीटीआई में, और अब देख रहे हैं कि वो फिर दोबारा, अगर देखा जाए तो ये सारी अपोजिशन जो एक दूसरे के ऊपर सारी जिंदगी लान तान करती रही है, एक दूसरे को चोर चोर कहती रही है, वो सारी मुतहद होकर आज इमरान खान के अगेंस्ट करी है, क्योंकि इमरान खान ने उनको मौका दिया है। अब बात यह है अदम एतमाद की तहरीक पर। देखिए, बहसीयत पाकिस्तानी हम इस तहरीक के सरासर खिलाफ हैं। देखिए, अब एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि इसके ऊपर गैर मुल्की फंडिंग हो रही है और इतना पैसा बहाया जा रहा है कि आप मेरी सोच से बालातर है। और वो कहते हैं, जरदारी साहब ने, चूंकि इन चीजों का माहिर जरदारी था, शहबाज शरीफ को शायद इस तरह खेलना ना आता। पैसे सारे फंडिंग जो है कुछ सिंध गवर्नमेंट के पास अपने थे, क्योंकि इन्होंने बाहर पैसे वसूल कर लिए होंगे और इनकी तो यहाँ बेसमेंटें भरी हुई हैं पैसों से, और उससे जमीर खरीदने के लिए तो ये, बल्कि मैं कहता हूं कि जितना एक्सपर्ट ये था, इसीलिए उसने इसकी एक्सपर्टीज देखकर उन लोगों ने इसी बंदे को चुना है। तो जरदारी साहब कहा करते थे, हर बंदे की एक कीमत है, बस वो कीमत लगनी चाहिए। अब जरदारी साहब ने बड़े बड़े पारसाओं को भी बेनकाब किया। कुदरत का एक निजाम देखें, जब खान साहब की कुदरत मदद करना चाह रही होती है, हालांकि खान साहब को बड़ा एक अपने आप को बड़ा मान था अपने लोगों पर कि ये लोग नहीं बिकेंगे। अगर ये चीज एजेंसियों के जरिए सिंध हाउस की बात लीक ना होती और वो जलसे में बात ना होती और फिर ये गलत प्लानिंग ना कर, देखें अगर देखा जाए तो मीडिया को बुलाकर इन लोगों ने अपना नुकसान कर लिया, वो पत्ते एक्सपोज हो गए और फिर बाई चांस चीफ जस्टिस वही है जिसने इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है। तो आप देखें, जब हॉर्स ट्रेडिंग आती है, ये लोग जमीर फरोश तो है ही हैं, लेकिन जब आप जो पैसे ले रहे हैं उस रकम की कोई मतलब यह है कि मनी ट्रेल नहीं है, कहां से आ रहा है, कैसा पैसा है और कहां से फंडिंग हो रही है। इमरान खान की हुकूमत को आज तक जो केसेस भुगत रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर भुगतने पड़ रहे हैं, वो फॉरेन फंडिंग का केस था ना। तो बहरहाल एक चीज मैं अभी वाज़ेह कर दूं कि इमरान खान कहीं ना कहीं बिल्कुल इत्तेमाद के साथ अपनी जगह पर स्टेबल है। अब टेंशन अपोजिशन पे पड़ी हुई है कि उसके पास पत्ते कौन से हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तहरीक में अगर देखा जाए तो इस तारीख में कभी भी अदम एतमाद की कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई और ये भी कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कुछ दिन पहले अपोजिशन ने, मीडिया ने और कुछ हमारे लोगों ने मिलकर एक ऐसा, सियासतदानों ने मिलकर एक ऐसा शोशा छोड़ दिया था कि इमरान खान आज जा रहा है, कल जा रहा है। और तीसरी बात यह कि न्यूट्रल का लफ्ज हुआ। देखिए, कोई भी न्यूट्रल, इमरान खान ने बात सही की, मेरा आपका कहीं ना कहीं एक ज़हन जरूर होगा, किसी ना किसी की इखलाकी सपोर्ट जरूर हम करेंगे, किसी ना किसी के अगेंस्ट भी होंगे। तो हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, रियासत कभी न्यूट्रल नहीं रह सकती, ये रियासती इदारे हैं। अब मैं कैसा थोड़ा सा आपको माजी में लेकर चलता हूं, जिस वक्त
फैज हमीद साहब को धरने का सामना हुआ था नून लीग के दौर के अंदर, उन्होंने बड़े ऐसा तरीके से उस धरने को खत्म करवाया। उसके बाद जब वो DGIS लगते हैं तो DGIS के कारकर्दगी जो थी वो इमरान खान को बड़ी उसने इम्प्रेस किया और इमरान खान का इत्मीनान हासिल करने में फैज हमीद साहब कामयाब हो गए। अब जब बाजवा साहब को ये चीज नजर आई कि मुझे छोड़कर इमरान खान फैज हमीद को ज्यादा अहमियत दे रहा है, और फिर आपको याद होगा जब DGISI की समरी आई तो वो समरी पड़ी रही, इसलिए पड़ी रही कि इमरान खान कहता था कि अभी इस बंदे को मैंने और इस्तेमाल करना है, और फैज हमीद का उस टाइम ये मूड था कि मैं 1-2 माह और सर्व करूं क्योंकि हालात कुछ इस तरह के थे। लेकिन चूंकि फैज हमीद को वहां पर कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया था, और लेकिन रुकावट ये थी कि इमरान खान साहब समरी साइन नहीं कर रहे थे। वजह यही थी कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो ये चाह रहे थे कि मुझे वो अहमियत नहीं जितनी मैंने खान साहब को दी, अब फैज हमीद को मेरी जगह पर ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अब दूसरा जब DGISI लग गया उसके बाद वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। ये बताएं असद भाई कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है फैज हमीद से कि 2 माह जो है वो समरी में साइन नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अपोजिशन चीख के कहती है जी कि अब जो आर्मी है वो न्यूट्रल है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, तो आप क्या समझते हैं यही बेसिक वजह थी? हाँ जी, बुनियाद यही बनी। हुआ ये कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको यही लग रहा था कि इमरान खान साहब फैज हमीद को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, और फैज हमीद के ऊपर ही कुरा निकलता था कि अगला आर्मी चीफ बनने के इम्कान रोशन हो गए थे। अब वक्ती तौर पर जब ये DGISI आए हैं तो वो प्रोफेशनल सोल्जर थे, उन्होंने उस तरह इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया। जितना देर फैज हमीद रहे हैं इमरान खान बहुत पावरफुल रोल प्ले करते रहे हैं, और जो हमारे बाजवा साहब हैं उनकी भी अपनी जहां तक कारकर्दगी थी बेहतर रही है। लेकिन चूंकि हमारा जो सीनियर अफसर है वो कभी भी जूनियर को आगे आते हुए नहीं देख सकता। अब वक्ती तौर पर न्यूट्रल का लफ्ज इसलिए यूज हुआ कि वो जो ब्लाइंड सपोर्ट थी, वो जो बिला तरतीब कोई सपोर्ट मिलती थी इनको हर जगह पे, वो मिलना बंद हो गई। तो उस वजह से अपोजिशन को हौसला मिला। बल्कि एक तकरीर में मतलब ये अक्सर तकरीरों में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को जहां मूड मिलता है पॉलिश करना शुरू करता है। इस चीज में मैं शहबाज शरीफ को मार देखता हूं, जब ये कमजोर होते हैं तो पांव पड़ते हैं। आप जैसे आम छोटे सहाफी का भी एहतराम करते हैं, लेकिन जब पावर में होते हैं तो फिर हाथ भी सही नहीं मिलाते, फिर मिलना भी गवारा नहीं करते, बल्कि अपने MNA MPs को भी नहीं मिलते। तो अब जब इनको थोड़ा सा मौका मिला, DGISI प्रोफेशनल सोल्जर था, उसने हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया अभी तक। अगर किया होगा तो वो दूसरे जो इदारे हैं जो इमरान खान के मुताहिद हैं उन्होंने किया होगा, क्योंकि सिंध हाउस के अंदर जो उनको वीडियोस मिली, बाकी जगह मिली, वो उनकी तरफ सपोर्ट मिली। अब आज के जलसे में इमरान खान ने फिर यही जिक्र किया न्यूट्रल का, और यही चीज इनको सपोर्ट कर रही है अपोजिशन को। देखें, अगर डायरेक्टली इनको सपोर्ट नहीं मिल रही तो इनडायरेक्टली जरूर मिल रही है। अब इमरान खान ने इसीलिए जलसों का प्रोग्राम बनाया और जलसे कामयाबी से कर रहा है कि उसे ये भी पता चल गया कि ये चोर थे, ये डर के खौफ से अपने असासे बचाने के डर से यहां से भाग गया और खामोशी से इख्तिदार से चले गए। लेकिन 3 साल फौज को डिफेंड भी PTI ने ही किया है। मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। ज़िया ने जब भट्टो को फांसी दी तो कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन फौज का ठीक तरीके से प्यार मोहब्बत से नाम लेने को तैयार नहीं था। फौज को वो तनकीद ही करते रहे, वो आज तक करते रहे, इसलिए वो अल-जुल्फ़कार तंजीम बनी और दहशतगर्दी की बहुत सी कार्रवाइयां देखने में हमें आई। उसके बाद ज़िया ने जब नून लीग को आगे किया तो नून लीग को भी अगर देखा जाए तो आज तक जो सपोर्ट मिली है वो ज़िया के फॉलोअर वर्कर की भी मिली है। जब इसको निकाला गया नवाज शरीफ साहब को, तो फिर नून लीग का भी वर्कर और फॉलोअर्स फौज के अगेंस्ट हो गया। अब अगर मुझे नहीं समझ आती कि अब अगर PTI को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता, चीजें तो वाज़ेह हो रही हैं, लेकिन चूंकि बिल्कुल सामने क्लियर कट चीजें नहीं आई, तो लेकिन थोड़ी सी लान तान होनी शुरू हो गई इदारों के ऊपर और फौज को तनकीद करना शुरू हुई। और उस मौके को नून लीग कैश करने जा रही है, बल्कि कर भी रही है, और वो कह रहे हैं कि आपका वर्कर जो है वो लान तान कर रहा है, वो गालियां निकाल रहा है फौज को। अब वो जो पीछे आपने गालियां निकाली है क्या वो लोग भूल गए हैं? लोग तो वक्ती चीज को याद रखते हैं ना।
तो इन दोनों चीजों में फौज को ये चीज अब देखनी पड़ेगी कि 3 बड़ी पार्टियां जिनकी पूरे पाकिस्तान में एक फैन फॉलोअर्स है, उनका वर्कर आपसे अगर मुतनफर हो जाता है तो इससे मुल्क का भी नुकसान है, फौज का भी नुकसान है, जो एक मोहब्बत दिलों में पड़ी होती है। क्योंकि हमारे मुल्क में शख्सियत परस्ती भी होती है ना, अगर मेरा लीडर अगर गलत भी है, करप्ट भी है, लूट मार भी कर गया है, तो लोग फिर उसके ऊपर इत्मीनान उसी तरह करते हैं। भाई वो कहते थे जान रब दी वोट पटोदा, इस तरह नून लीग भी कहते थे जो मर्जी हो जाए वोट शेर का। और फिर इसी तरह आप पीटीए के फॉलोअर भी उसी तरह ही इमरान खान के पीछे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने चीज को नहीं देखना कि फौज की कारकर्दगी क्या थी, वो देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान के पीछे फौज नहीं है, तो इसी वजह से आज ये सारी अपोजिशन मुतहद होकर और इत्तेहादी मुतहद होकर इमरान खान को टफ टाइम दे रहे हैं। और फिर इमरान खान चूंकि वो भी कहता है मैं आखिरी बॉल तक खेलने का माहिर हूं और मैं जो नफ्सियात की जंग है और जो इस तरह टेंशन के माहौल में वो खेल सकता है, वो कहता है मैं प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता हूं, तो इसीलिए वो इनको चैलेंज दे रहा है और कुछ पत्ते उसके हाथ में हैं। और बेसिक मेन जो वजह नजर आ रही है मुझे, वो अब सारे का सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के ये मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने ये किया जाता है तो मैं समझता हूँ वो ये लोग नाअहल भी होंगे, बल्कि ताहयात नाअहल होंगे। और इस सूरत के अंदर वो लोग चाहेंगे कि हम पैसे भी खा जाएं और वोट भी ना दें, क्योंकि इन लोगों को जी अच्छा जी आसिफ भाई, आखिरी सवाल है वो ये कि ये जो बयान बिलावल जरदारी ने दिया है कि हम धरना देंगे, कल का दिन है, देखें पार्लियामेंट में क्या होता है, धरना देंगे और अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम देखते हैं कि आपका OIC इजलास जो है वो कैसे होता है। तो ये तो बड़ा मतलब मैंने जैसे ये बयान सुना तो मैंने कहा इतना ये पागल तो नहीं है, इसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि पूरी अपोजिशन का बयानिया जो था वो गलत करार दे दिया, इमरान खान को सच्चा करार दे दिया कि इसके पीछे गैर मुल्की फंडिंग है और वो जो गैर मुल्की ताकतें हैं जो इस्लाम को और मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने दे रही, अब उन्हीं के एजेंडे की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सपोज हुआ। और फिर मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि पीछे शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, मतलब इतनी मुनाफकत मुझे कहीं नजर नहीं आई। यही बिलावल भट्टो है जिसके नाना ने OIC के लिए इतनी स्ट्रगल की और वो फाउंडर मेंबर था और उसी की ये सारी स्ट्रगल थी। उसके बाद शाह फैसल, और ये इनका दोनों का इंजाम तो फिर दुनिया ने देखा, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन ताकतें ज्यादा मजबूत थी। आज शायद वो हालात नहीं है, आज कुदरत इंसान पाकिस्तान को मौका दे रही है, वज़ीर आज़म को मौका दे रही है और हमें अमेरिका की गुलामी से निकलने का एक चांस मिल रहा था, हम उस चांस को जाया कर रहे हैं। और इस बंदे ने देखें अपने अंदर का जहर निकाला है कि आपकी OIC, खुदा के बंदो, ये बल्कि इसने अच्छा किया बता के कि हमारा इस ना मुल्क से कुछ लेना देना है, ना इस कौम से कुछ लेना देना है और ना हमारा इस मुल्क से कोई कंसर्न है, ये सब कुछ आपका ही है, हम तो सिर्फ इक़्तिदार करने के लिए, लेने के लिए और आपका रूल करने के लिए आते हैं। इसको तो नहीं पता आज अंडे का क्या रेट है, सब्जी दाल का क्या रेट है, दूध कितने रुपए लीटर है। तो जिस बंदे को इतना ही नहीं पता, उसको लिखी लिखाई तकरीरें मिलती रही हैं, उसकी आज तक उर्दू सही नहीं हुई, उसका लहजा देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो बिलावल ने तो अपनी पार्टी को तबाह किया अभी तक। अगर खामोश रहता तो शायद पीपल्स पार्टी को कोई हमदर्दी का वोट मिलता रहता। तो जितना ये बाप बेटा एक्सपोज हो रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मरियम ने अपने आप को एक्सपोज किया और अपनी पार्टी के ऊपर खुद कुछ हमले किए। बिल्कुल इसी तरह बिलावल भट्टो ने भी पीपल्स पार्टी के ऊपर खुद को हमला किया। और मेरे एक दोस्त है तरीके तहत के, वो कहते हैं ये तो भट्टो है ही नहीं, ये तो जरदारी का बेटा है, ये बिलावल जरदारी है। जो भट्टो का खून होता तो शायद कुछ दर्द कुछ तकलीफ होती, जरदारी खानदान जो टिकटें ब्लैक में बेचता रहा, जो दौलत का पुजारी है, उसको भला इस मुल्क से, इस कौम से और मुस्लिम उम्मा से क्या कंसर्न, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। इसके बाप को तो जिनको बिस्मिल्लाह नहीं आती, मुझे बताएं जिन्होंने कभी पता नहीं, मुझे नहीं पता नमाज पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इनका इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। तो इस सूरत के अंदर बिलावल ने, बल्कि सारी अपोजिशन ने अपने आप को एक्सपोज किया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इमरान खान इन दिनों में जितना मजबूत हुआ इससे पहले नहीं था, पॉपुलर हो गया, आपने उसकी सियासत को जिंदा कर दिया।
और उसको दोबारा अवाम के सामने हमदर्दी लेने के लिए भेज दिया। और काजी साहब एक अहम बात मैं आपको बताऊं, आखिरी साल में तो मुझे बताएं कोई भी अपोजिशन कभी इख्तिदार में आने का नहीं सोच सकती। जी जी बिल्कुल। मुझे बताएं जितने मसाइल थे जरूर, और बड़े मसाइल थे, इमरान खान के कद से भी बड़े मसाइल थे, उसने हल करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुआ। लेकिन गलतियों कोताहियों पे जितनी लान तान और गालियां खान को पड़ी हैं, टारगेट ही वही था। पेट्रोल महंगा होता था तो खान गालियां खान को, क्यों? वो इंटरनेशनल मार्केट में रेट महंगा हो रहा, खान कहां से घर से पैदा करके दे। लेकिन महंगाई होती थी किसी भी चीज पे तो इमरान खान को बहुत ज्यादा सुननी पड़ी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इन्हीं की वजह से। अब मैं बताऊं कि लोगों को महंगाई भूली हुई है। और फिर सेकंड बात यह है कि इमरान खान तो अकेला बर्दाश्त कर गया, अब अगला सेटअप किसी को समझ ही नहीं है, ब्लाइंड खेल रहे हैं। क्योंकि साजिश ये है कि सिर्फ इसको हटाओ, बाकी सबको हम देख लेंगे। इन्होंने अपनी सियासत भी दांव पे लगा लिया। अगर ये 1 साल के लिए आते हैं तो मुझे बताएं 1 साल में इमरान खान अपोजिशन करके 2/3 अक्सरियत से नीचे तो नहीं खेलेगा। मुझे बताएं उसको आपने सपोर्ट किया कि नहीं? अगर दोनों सूरतों में देखें अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर भी इमरान खान ताकतवर और दुगनी ताकत लेके आता है, और अगर नाकाम होती है तो मुझे बताएं वो तो जाके अपोजिशन बेंचों में बैठ जाएगा। और फिर जो पब्लिक के अंदर मैं निकलता हूं, मैं बताता हूं सर, इस वक्त जो हेल्थ कार्ड है लोगों को मिल रहा है, लोग दुआएं दे रहे हैं, और जो खाने बाट दस्तरखान है, यकीन जानो उसमें से हजारों लाखों लोग खाना खा चुके हैं, और जो पनाहगाहें हैं वहां गरीब तो रह रहा आके। इस तरीके से और भी इतने काम हैं जिससे आम आदमी को फायदा हो रहा है। सस्ते घरों के लिए लोन दे रहा है, बड़े लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब लोग शशोपंज में पड़ गए हैं कि जब इमरान की हुकूमत जाएंगे तो हमारे ये सारे के सारे काम जो जिसकी प्लानिंग करके बैठे हैं वो तबाह हो जाएगी, इन्वेस्टर डूब जाएगा, और लोगों की जो प्लानिंग थी वो सारी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए इमरान खान को नुकसान नहीं, सरासर फायदे का सौदा है, मुल्क का नुकसान है, कौम का नुकसान है। ठीक है। असद भाई आपने एक बात तो बड़ी जबरदस्त कही है कि ये जो एलीट क्लास है इनको महंगाई से क्या लगे, क्योंकि मैं देख रहा था मेरा ख्याल कल एक शो में राजा रियाज साहब ही उसका निशाना बने। उनसे पूछा गया था कि आटे की कीमत क्या है और घी की कीमत क्या है और दाल की कीमत क्या है, उनको पता नहीं था। बाहर एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।